बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आसानियाँ पैदा करे सबकी ज़िंदगी में। अच्छा जी, PDMA की जानिब से एक खुशखबरी भी सुनाई गई है और एक परेशानी वाली बात भी है। और परेशानी वाली बात यह है कि रवां माह दर्जा हरारत में इजाफा होगा और बारिशों के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम तो अच्छा होगा। 11 अप्रैल तक बेशतर इज़ला में गर्द आलूद हवाएं गरज चमक के साथ बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। बट रात से कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा एकदम से हो गई कि आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है क्योंकि मेरा पोर्शन भी ऊपर वाला घर का पोर्शन है, तो वहाँ वैसे ही एक्चुअली गर्मी ज़्यादा फील होती है। सो पता नहीं आने वाला जो मौसम है जी अब कितना शिद्दत इख्तियार करने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो इंशाल्लाह हम आगे चल के इस हवाले से भी कुछ ठंडे मशरूबात, कुछ ठंडी ग़िज़ाएँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ऑल्दो कल वाला हमारा सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त था, जिस तरह से वो आपा ने ज़बरदस्त सा घी का रायता, वो ठंडा होता है, आप इस्तेमाल करेंगे शदीद गर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आमिर रज़ा खान साहब और अली साइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शायद टोटके से आपको आपा याद आई और आपा से हाँ वाकई खुदा ला खौफ खाओ क्यों। अब जितने टोटके आप बता चुके हैं वो आपा वाली एक फीलिंग आपसे भी आना नहीं कहा रहे कि भाभी भी है ना। हाँ लेकिन वो नहीं, वो यूनिवर्सिटी है गर्मी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है कि गर्मी आ गई और इसका हम इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने, मैं रात सो नहीं सकी, मुझे एक्चुअली इतनी गर्मी मसला है। इसका मतलब है सोना सकना जो है वो आपका अपना मसला होगा। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है जी, मच्छर भी है, आने दे गर्मी, आने दे मच्छर आने दे भाई। ये साई मुझसे ज्यादा जानता है ये बात कि ये मौसम में अगर गर्मी ना हुई तो मेरी गंदम नहीं उतरेगी और अगर गंदम में बारिश आ गई, जिसको आप खुशगवार मौसम अभी कह रही थी शहरों के लिए, शहरियों के लिए, साई को पता है कि जब ये गंदम सोने जैसी हो जाती है तो किसान आसमान की तरफ बादल देखकर घबरा जाता है। देखें गंदम इस वक्त फसल तैयार है, 11 से ही अप्रैल से इसको हाथ लगना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मई तक ये जो है ये इसमें ना गर्द आलूद हवाएं हमें उस तरह से सपोर्ट करती हैं, ना बारिश हमें चाहिए होती है। रात से गर्मी हो गई, ये आपकी बात ठीक है। जो शहरों में रहने वाले और ख़ासकर अपर पोर्शन पे रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा तल्ख मौसम हो जाता है। लेकिन मौसम का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि चलें इस मौसम में ही ये गंदम की फसल उतरनी और इस मौसम में ही आम की वो फूल लगने हैं जिन पर बाद में आम लगेंगे, उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि गर्मी आने दे। ये बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ आमिर भाई, ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास सारे मौसम हैं। मैं तो आप लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक हूं। अना सारे मौसम हैं आपके पास। लगेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, कम हो गए, बिजली सस्ती हो गई। बात सुने ना, नहीं सस्ती, एक बात सुन लेना। ये ब्लेसिंग है कि आपके पास सारे मौसम हैं। और दूसरी बात ये है कि आप वो पुराने लोगों की तरह छत पे सोए पंखा लगा के, कोई आपको बिल नहीं आएगा। क्यों जी भाई साहब को अगर याद हो, मच्छर जरूर आएंगे। चारपाइयाँ बिछाएं, बिल्कुल है, पंखा लगाएं तो अब कोई मच्छर भी नहीं आएगा। हमारे गांव देहात में तो वो बकायदा पानी का वो छिड़काव करते थे, उसके बाद वो दरख्त आगे जा रही है, ये पीछे जाते जा रहे हैं। पीछे नहीं, वो तो आपको एक तरीका बता रहे हैं बिल बचाने का ना। और दूसरा जो वेदर चेंज हो रहा है, अब जनूबी पंजाब में अक्सर जो है गंदम की कटाई हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और लाहौर की इस वाली साइड पे जो चूँकि वेदर थोड़ा सा बाद में यहाँ पे गर्म होना शुरू होता है, तो मैं जब पिछले फ्राइडे को वापस आया हूँ ईद की छुट्टियों के बाद, तो आखिरी पानी लग रहा था गंदम को। इसके बाद 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, बैसाखी के बाद जो है वो शुरू हो जाता है कटाई शुरू हो जाती है। अब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे अपनी गंदम को पानी लगा हुआ था तो ऊपर बादल हो रहे थे, तो फौरी डेरे पे फ़ोन मुलाजिम को किया गया कि आप मोटर पीटर बंद कर दें, चूँकि मौसम ख़राब हो रहा है। हल्की सी हवा भी आई, अगर पानी लगा है गंदम को तो आपकी लेट जाएगी और फिर उसमें आपका एक तो झाड़ कम हो जाएगा, दूसरा उसमें जो सबसे ज़्यादा खराबी होगी कि वो आपकी गंदम काली हो जाती है, आटा ठीक नहीं बनता, पानी उसमें आ जाता है, पानी नमी आ जाती है। साईं साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी की नमी चली जाती है, उससे आटा जो है वो आपकी गंदम। ये 15 दिन हमें बड़े ज़रूरी हैं। धूप गर्मी आप 15 दिन इनके लिए है क्योंकि ये तो इस तरफ फले हैं, लेकिन आप साथ साथ चलते चले जाएंगे। अगर आप टूवर्ड्स पेशावर की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो जितनी आप ऊपर चलते जाएंगे
ये 15 जून तक ये गर्मी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है जी। और बहुत शदीद गर्मी है जी, इसमें अब आपने थोड़ा सा ख्याल ये अल्लाह का शुक्र करें आपके पास एसी है और भाई है हमारा जो बिल देता है, जो बिल देता है। और वो भी लोग देखे ना जो बिल्कुल पंखे के साथ उन्होंने जून जुलाई अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजों पे अल्लाह ताला का शुक्र है। बिजली की बिल की बाय द वे आपने बात की थी कल, शाहिद सिप्रा साहब ने बड़ी आसानी से मंतक समझा दी थी। मैं भी आपकी तरह खुश थी, तो बात हुई शाहिद सिप्रा साहब से? नहीं मेरी कोई बात नहीं। आप मंतक क्या समझाइए? उन्होंने बताया कि जब तक आपका जो ये स्लैब रेट है इस पे जो परमानेंट आपका एक रेट मुकर्रर है उस पे नहीं जब तक फर्क पड़ेगा तब तक ये आर्जी आपको रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन पर यूनिट उन्होंने अगर रिलीफ दिया है, मैं तो हमेशा ना इस बात पे होता हूँ कि मुझे अगर ज़रा सी प्यास है और मुझे ज़रा सा पानी मिल जाता है तो मैं ये नहीं सोचता कि आने कल वाले दिन में मुझे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे आज पर शुक्र अदा करना चाहिए। अब बिजली ना सिर्फ उस पर सस्ती हुई पर यूनिट के ऊपर, बल्कि उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पर भी आपको पता है 43 पैसे इस इलाके में और कराची में उन्होंने 1 रुपये 40 पैसे सस्ती की है मज़ीद। और कल ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बिजली मज़ीद सस्ती करने जा रहे हैं और इसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो उनकी बात सही हो। मैं ये कहता हूँ कि चले जब सस्ती हुई है तो हमें ये सोच कर के क्या होगा, मैंने इस पर एक रील भी की थी कि आप बिल का इंतज़ार करें, बिल हमें बताएगा कि बिजली कितनी सस्ती हुई है। ना मैं शायद सिप्रा साहब बता सकते हैं, ना शहबाज शरीफ बता सकते हैं, ना आमिर रज़ा, ना ना। लेकिन एक और चीज़ है ना, ये अगर स्लैब रेट के मुताबिक जो कुछ भी गवर्नमेंट ने किया उन्होंने चीज़ें डिक्रीज़ की, आप ये देखें कि जब बिजली महंगी होती है तो आप भूल जाते हैं स्लैब रेट्स को और आपकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप देखें कोई मार्केट में बिजली की कीमतें कम होने से किसी चीज़ की कीमत कम नहीं, चाहे आरजी हो लेकिन फर्क तो इसका पड़ेगा। चले बट ये फर्क सिर्फ बिलों की हद तक पड़ेगा, जो बाकी प्रोडक्शन हो रही है जो उनको फायदा हो रहा है उस पर लोग नहीं कर रहे। 56 अरब रुपए का रिलीफ है अब आपके एक मंथ के बिल के ऊपर लोगों को, अवाम को। और यही हम जब 1 रुपये महंगी होती है तो हम देते हैं ना 22 अरब का टीका लग आपको गया। मैं एक बात बताऊं, ये हम सोसाइटी में इतने गलत हो गए हैं, इतनी पता नहीं क्या जुल्म करते हैं। मैं उस दिन गांव में बैठा हुआ था तो आपको पता है गोभी मैं बाजार से परसों आगे वैसे ही पूछा क्या रेट पे बेच रहे हैं, कह रहे हैं 60 रुपए। मंडी पता कितने रुपए किलो बिक रही है? 3 से 4 रुपए किलो। जो 3 से 4 रुपए किसान जो लेके जा रहे हैं वो बेचारे ट्रालियां लेके खड़े जब ट्रालियां लेके खड़े हैं और 3 से 4 पे ये आपका मिडिल और प्याज का रेट भी इसी तरह आने वाला है। और कल इमरान यूनुस ने भी बताया कि केलों का रेट मंडी में क्या मिल रहा है और यहाँ पे क्या है। अमरूद ये का रेट जब तक आप ये मंडियां खत्म नहीं करेंगे, तो मिडिल मैन खत्म नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट फार्म टू होम वाला सिलसिला जो कि शहबाज शरीफ साहब का था, प्लान था और उन्होंने जगह भी ली थी, ये शायद मरीद की तरफ ली थी, जिसमें कंट्रोल सब्जी मंडी थी। यानी उसमें जो चीज़ें किसान है उसको भी फ़ायदा होए, जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा होए, दुकानदार भी ले और उस पर जितने में लेगा उस पर एक ख़ास हद तक मार्जिन रख के वो बेच सकता है चीज़ों को। तो वो अगर वो सिलसिला बना दिया जाए जैसे दुनिया भर में है तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। हमारा एक और मसला है कि अब देखें इस साल अगर मटर जो है वो महंगे होना शुरू हो गए, आलू महंगे होना शुरू हो गए, तो लोग सारे गंदम छोड़ के, मुंजी छोड़ के सिर्फ यही फसल उगाना शुरू हो जाए और अगले साल फिर वो बिल्कुल कीमतें डाउन हो जाती हैं। फिर कहते हैं हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा, मंडी में जब आते हैं तो आपका जो मार्जिन होता है 50% से भी कई गुना ज़्यादा होता है ना। ठीक है, मंडी में कोई चीज़ 10 रुपये के देता है उसको जो आड़ती को, तो आड़ती का बनता ही है अपना 15% मार्जिन रखे और उसके बाद जो दुकानदार है वो भी 15% रखे। लेकिन यहाँ पे होता ही है कि 30 रुपये में चीज़ लेते हैं, 60 रुपये में अगले के पास जाती है, वो 200 रुपये में बेचता है। यहाँ पे फिर आपके इंतजामिया की नाकामी है। अच्छा जी, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक बस नए रूट पर चलाने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की तफसीलात का जिक्र करेंगे। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की नाकिस कारकर्दगी, डीजी को दिखाया गया हदफ भारी पड़ना शुरू हो गया। महकमा सेहत की निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का चेरिंग क्रॉस पर धरना। और जी लेस्को में है जी मटेरियल की कमी, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि वजीर आला की जेर सदारत हुआ इजलास, इलेक्ट्रिक बस नए रूट पर चलाने की तैयारी, जो बसें चल रही हैं वो या फिर मजीद एडिशन की जा रही है नए रूट पर बसें लेकर आने की। आमिर भाई जरा बता दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो हमने हमेशा तारीफ की है इस बात की कि इलेक्ट्रिक बसें आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स आनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं करेंगे, यानी आप कहेंगे 5 साल के बाद आपको ये पेट्रोल इंजन वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा और गाड़ी जो है पाकिस्तान में बनाने की इजाज़त नहीं होगी 5 साल के बाद, तब तक आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तब आप लोगों को हमें शौक है वन व्हीलिंग करने का, जोर से स्पीड मारने का, हम इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर जाना नहीं चाहते, लेकिन इलेक्ट्रिक बसें बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि खुदारा मरियम औरंगज़ेब को भी कुछ समझाएं, मरियम नवाज शरीफ साहब से कहूँगा मैं कि वो एनवायरनमेंट पे काम करें। पानी बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि तमाम ग्रीन बेल्ट्स को रोड साइड से नीचे करें। एक ग्रीन बेल्ट मुझे उसकी मिसाल बता दें मरियम औरंगज़ेब, लाहौर शहर में जो रोड लेवल से नीचे गई हो। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, पानी को आप पाइप डालकर उसको गंदे नाले में बहा देंगे तो ये पानी ज़मीन को नहीं जाएगा, तो ज़मीन से वापस आपको नहीं मिलेगा। आप इलेक्ट्रिक बस चला लें, अब जो मर्ज़ी कर लें, ना आपकी फ़ज़ा में वो साफ़ हवा रहेगी, ना आपके पास पानी रहेगा। तो मुझे बताएं, पानी और हवा ना रही तो इंसान कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? बेपनाह जगह लाहौर में मौजूद है जहाँ पे सरकारी जगह है, जहाँ दरख्त लग सकते हैं, वहाँ खुदारा दरख्त लगवा दें। आपने बहुत बड़ी शजरकारी मुहिम चलाई, लेकिन लगे हुए पौधों में ही नए पौधे लगवा कर, गमले रख कर, खूबसूरत डेकोरेटिव गमले, मैं इस पर इनकार नहीं करता हूँ, फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बाहर लगे हुए। PHA ने बहुत मेहनत से बहुत पैसा लगा कर वो गमले रखे हैं, लेकिन दरख्त लगाएं, देसी दरख्त लगाएं और खुदारा इस तरफ आ जाएं कि आपने तमाम ग्रीन बेल्ट्स को रोड लेवल से नीचे करना। ये इस खबर से कोई इसका लेना देना नहीं है। शायद आप कहें कि अब मैं बेतुकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सारों को एक जगह पे समझता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाएं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं। इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मकसद क्या है ना? हाँ, एनवायरनमेंट। तो अगर आप मरियम औरंगज़ेब साहबा को समझा दें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो मीटिंग्स ना करें, आए, मैं उनको सरकारी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर अब वो मजीद प्लांटेशन आ तेन लाहौर दहावा। मरियम औरंगज़ेब को ये कहा जा सकता है, आ तेन लाहौर दहावा, आ तेन ज़रा इधर उधर घुमावा, आ तेन गंदे नाले दिखावा, ताकि एनवायरनमेंट का पता चले। मैं आरफ लुहार तो नहीं हूँ, लेकिन बन जाते कभी तुसी नहीं देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं। और जो अमर भाई बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को अगर उस इन्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे तो आपकी हर चीज़ बेहतर होगी। हम अगर लाहौर में रह के न्यूयॉर्क वाली जो वेदर बनाने की कोशिश करेंगे, एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे, जो पौधे हमारे हैं वो हम लगा नहीं रहे, हम वो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा रहे हैं जिनका हमें फ़ायदा भी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमने खूबसूरती बिल्कुल बड़ी ज़रूरी है, लेकिन आपके अपने पौधों से भी खूबसूरती आ सकती है। आप ज़रूर शजरकारी मुहिम जो है वो पिछले 8-10 सालों से हम देख रहे हैं। PTA के दौर में भी हमने देखा, वो तो बहुत बड़ी उनका बल्कि सियासी नारा था, जंगल वो तो उनका सियासी नारा भी था कि पूरा जो पाकिस्तान है उसको ग्रीन करना है। हुआ नहीं, ना ही हमने देखा है। पौधे लगते हैं, उसमें पौधा नहीं रहता, तख्ती हम ज़रूर देखते हैं कि वो तख्ती लगी होती है। मैं अब भी एक साइज जाता हूँ तो वहाँ पे 2-3 तख्तियाँ लगी हुई हैं कि फ़लाँ ने लगाया, उसमें पौधा 6-7 सालों में बड़ा नहीं हुआ। जबकि मैं अपने डेरे पे कोई छोटा सा बीज ऐसे रख दूँ, मैं ये सोच के आऊँ कि ये पौधा लगाया मैंने, तो मैं 1 साल बाद देखता हूँ उसका 10-12 फुट कद हो जाता है। मसला ये है कि इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी यहाँ पे, बड़ा अच्छा है, चीज़ें बेहतर होंगी। मैं परसों ही बैठा था तो कह रहे थे कि नॉर्वे में इस साल आपका सारा जो फ्यूलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, सारा कुछ इलेक्ट्रिक बसेज पे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो इस पर अमल दरामद हो सकता है। अभी आप बसेज खरीद रहे हैं, आपके पास, आपने कोई चार्जिंग स्टेशन देखा है शहर में? पूरे पंजाब में कोई नज़र आया आपको? अब तो दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है। जिस तरह आप जाते पहले सुनते थे 2 घंटों में आपकी बैटरी फुल होगी, फिर आपकी अब सुनते हैं कि इसमें टाइम जो है डिक्रीज होता जा रहा है। हमने तो, मेरा ख्याल है, सब सेंड वाली टेक्नोलॉजी अभी पकड़नी है। तो जब हमने लोगों ने पूरे का पूरा सिस्टम शिफ्ट कर लेना, तब हमने कहीं
50% जाके उनके बराबर आना है। तो मेरा ख्याल है जो सीएम साहबा ये कर रही हैं प्लानिंग, अल्लाह करे इस पे बेहतरी हो, इस पे अमल दरामद हो। ओवरऑल अगर आपने एनवायरनमेंट के हवाले से काम करना है अभी तो आपके पास कोई सोलर वो जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक बाइक या कुछ भी इलेक्ट्रिक है, तो उसको लोग इसी तरह देखते हैं जैसे उस मोहल्ले में कोई नई चीज आ गई है। बिल्कुल ऐसे। और पूछते हैं हर बंदा कि इसको चार्ज कैसे करते हैं, फिर वो आधा घंटा लगा के समझाता है कि ये करता हूँ। ये बात ठीक कह रहे हैं। 8 घंटे अच्छा, मैंने एक जगह पे वैसे चार्जिंग स्टेशन देखा भी, चले वो तो एक अलग सी कहानी है, मजीद भी प्लान लेकिन वो है। साई साहब के होते हुए सीटीओ साहब से दरखास्त करूंगा, बंदयाल बस सर्विस है उसकी 2517 गाड़ी नंबर है, और उसमें से इतना धुआं निकलता है तो शायद किसी फैक्ट्री में से भी ना निकलता हो। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम, मुझे नहीं पता, नंबर बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, सीटीओ साहब रोक देना। देखें अगर वो गाड़ी आपके वार्डन हर चौक में मौजूद है ना जी, मुझे तो सीटीओ साहब को पता है, वो उसको रोक दें और ट्रांसपोर्ट वालों को, अथॉरिटी वालों को बुला लें। सही कह रहे हैं ये बात, उनको बुलाएं, वो आपका जो भी आपका वार्डन खड़ा है, नंबर बता रहा हूँ गाड़ी का, और उसमें से इतना धुआं है कि बेचारे बाइकर जो हैं, मैंने तो खैर वो गाड़ी के अंदर सफर करना होता तो शीशे बंद है, एसी लगा हुआ है। नहीं जी, वो वाले जान है ये। अच्छा, वो उसमें धुआं है, मैं बता रहा हूँ, ये पीको रोड पे चलती है। आप उसका नंबर भी मैंने नोट किया था, तो खुदारा अगर उस तरह का कोई आपको गाड़ी नजर आए तो आपके वार्डन्स को यह हिदायत होनी चाहिए कि चाहे बस है चाहे वैगन है, उसको रोके और उसको लोडर है उसको रोके और ट्रांसपोर्ट। फिर मैंने आपको कुछ बताना है, फिर आपने नाराज हो जाना है। सेफ सिटी वाले कहते हैं हम भी ये पॉइंट आउट करके बताते हैं उनको, ट्रांसपोर्ट वालों बताना चाहिए, लाजमी बताना चाहिए। अच्छा जी, स्कूल के बच्चों को सड़क क्रॉस कराने के लिए टीचर्स तैनात होंगे। स्कूल के बाहर ट्रैफिक हादसा से बचाने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का आगाज, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। एक कमेंट दे दे। स्कूल बनाए, पहले तो स्कूल बनाए, कोठियों में स्कूल बने हुए हैं, 3 मरला 5 मरला, उसमें बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का। आप इकबाल टाउन देख लें, आप सब्जाजार देख लें, आप जिस मर्जी इलाके में चले जाएं, बाकी ऐसे ही है। साई साहब पोश इलाके में रहते हैं, वहाँ पे भी 3-3 मरले के 2। आपका सिस्टम खराब ही तब होता है जब आप इस तरह हर चीज को करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने से क्या होगा, वो तो आपकी ट्रैफिक की सारी जैम होती है। आपको पता स्कूलों के बाहर छुट्टी टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग में आपकी ट्रैफिक जैम होती है ना, कुछ काम होते हैं सिर्फ लेटर जारी करने के लिए, और वो शायद सुर्खी भी अच्छी बन जाती है। इसको ना मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट का हिस्सा बनाना आप जिस टीचर को कहेंगे ना सड़क पे खड़ा हो, वो कहेगा पीएन को क्या है। जी बिल्कुल, टीचर कभी भी नहीं खड़ा होते। अब रोड सेंस बच्चों में लेकर आना, और इसके रोड सेंस के लिए तो ना बड़ा अच्छी, मैंने गुजरावाला की सीटीओ ने ना, एक दिन मैं उनसे मिला, आईजी ऑफिस में आई थी, तो उन्होंने मुझे ना वो बुक्स दी। उन्होंने कहा मैं स्कूल में जा रही हूँ, तो उन्होंने बाकायदा एक बड़ी अच्छी सी वो बुकलेट तैयार की थी जिसमें सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से अवेयरनेस थी। तो हमें तो पता चलता है, हमें तो अभी भी नहीं प्रॉपर पता, ना पढ़ाया गया ना किसी ने बताया। हमने तो जब लाइसेंस बनवाना है तब पढ़ना है, तब पता चलता है। अगर बच्चों को आप पहले दिन से एक छोटा सा सब्जेक्ट, चूँकि बड़ा ज़रूरी है, अब आपको रोड सेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितना रश होता जा रहा है, जितनी आगे से कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, टीचर की ज़ेब्रा क्रॉसिंग से याद आया, यहाँ टीचर पेपर मार्किंग के लिए पीएन को कहते हैं, जो पेपर मार्किंग का, ये परसों एक खबर थी, परसों खबर थी, बिल्कुल ऐसे वो खबर थी। ये चले, आप प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे तो इस पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इसको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, तो बात की बात है, पहले आप इसको सब्जेक्ट का आप जब आती हैं, सॉरी ना, जब आप आती हैं सुबह, तो आपने जरूर चेक करके वीडियो बना के लानी है कितने टीचर जो हैं बच्चे, अगर कहीं नजर आया तो जरूर बनाऊंगी। मेरे रास्ते में 3-4 स्कूल आते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टेज का। वेलकम बैक। खबर क्या है जी, एलडीए टाउन प्लानिंग का सालाना हदफ 21 अरब से बहुत पीछे, सिर्फ 9 अरब जमा हुए। कहाँ 21 अरब और कहाँ 9 अरब। एलडीए हुक्काम ने 40 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने का वादा कर रखा। रवा माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी हैं। 30 जून तक महज 3 अरब मजीद इकट्ठा हो सकेगा। आमिर भाई, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कितनी डेवलपमेंट की इस शहर की, और वैसे ही इसकी टाउन प्लानिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके सारे टाउन प्लानर और सारे चीफ इंजीनियर मुल्क से बाहर हैं, जो पिछले थे, अपनी फैमिलियों समेत। तो ये इन्होंने कहाँ इकट्ठा करके देना था, जो पंजाबी कहते हैं चील दे आलने चो मांस लबना। अब जिनको समझ नहीं आती इसको बताता हूँ कि चील का जो घोंसला होता है उसमें से अगर आप गोश्त ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खा जाती है। तो एलडीए को क्या उम्मीद है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद है, जो नहीं जानते वफा क्या है। टाउन प्लानिंग का ही तो किया धरा है, जो एनवायरनमेंट का हम रोना रो रहे हैं। टाउन प्लानिंग का किया धरा है, जो लाहौर शहर में
कितनी ही सोसाइटीज, अब मुझे फिगर याद नहीं है जो दुरे ने आपने दी थी, जो कि इनलीगल हैं। यहाँ पर एक ईंट आप इस तरह से इस तरह रखें तो टाउन प्लानिंग के 4 बंदे आ जाते हैं, पूरी पूरी सोसाइटीज बन गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं बनवाई गई है ना। ये टाउन प्लानिंग की ही मामला है जो आप रोज देखते हैं कि बना हुआ स्कूल, बैंक, फार्मेसी, जनरल स्टोर जो पिछले 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उन पर एक स्टिकर लगाया जाता है कि सील्ड बाय LDA, और उसके बाद उसके पैसे बटोरे जाते हैं। ये काम कर रहे हैं कि जब बन रहा था उस वक्त आप रोकेंगे नहीं, जब सोसाइटीज बन रही थी उस वक्त आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे, जो लॉज हैं उनको नहीं कराएंगे, बाय लॉज के मुताबिक ना रोड्स हैं, ना ग्रीन बेल्ट्स हैं, ना पार्क्स हैं, ना स्कूल है, ना डिस्पेंसरीज है, कोई चीज़ नहीं है। और ये टाउन प्लानर्स जो हैं ये बैठ के सिर्फ माल कमाने का एक जरिया है, और उनको कहा गया लाओ और माल लेकर आओ। कैसे लेके आएंगे? फिर एक कहावत याद आ गई, असी भेडां दी राखी गिद्दर बिठाए हुए ने। माल लाने के लिए तो गिद्दर जो हैं वो कैसे माल लेके आएंगे या कमा कर आपको देंगे? सारे का सारा आवे का आवा ही ये खराब है LDA के अंदर। और मुझे ये टाउन प्लानिंग पे ना पहले उम्मीदें थी ना अब उम्मीदें हैं। सारे शहर का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो इसी टाउन प्लानिंग के गलत नक्शों ने और गलत अप्रूवल्स ने किया हुआ है। इसको पता नहीं कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा, किया जा सके या ना किया जा सकेगा, लेकिन आप टारगेट बढ़ाते जाएं। इन्होंने कौन सा लेके देना है? 21 अरब का टारगेट था, 9 अरब इकट्ठा किया है, ये अगले महीने नहीं तो जरा इनकी जेबी भी चेक कर ले, उसमें कितने पैसे नहीं है ना। जो चेक करने वाले हैं वो पहले अपनी जेबें चेक करें। यहाँ तो आगे का बिगड़ा चेक कौन करेगा? या मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक्साइज में मैंने ये देखा है कि अक्सर हदफ जो है वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम ही नया शुरू किया और प्रॉपर्टी टैक्स को शिफ्ट कर दिया DC रेट पर, अब आपके एक मरले के घर को भी टैक्स लग सकता है। उसका मसला क्या है कि अगर आपका घर का कीमत DC रेट के मुताबिक 50 लाख या उससे ऊपर है तो फिर आपने प्रॉपर्टी टैक्स देना है। अब गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। मोटर ब्रांच में मैं देख रहा था कि महकमा एक्साइज ने अपने टारगेट का 100% हासिल कर लिया, प्रोफेशनल टैक्स में बड़ा अच्छा जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा नीचे जा रहे हैं। अगले साल अब गवर्नमेंट ने इस पे और ज़्यादा सख्ती करनी है, और आने वाले दिनों में जब आपको 100% इसी रेट पे टैक्स लग रहे हैं ना, तो जो घर डोमेस्टिक वाले लोग हैं उनकी चीखें निकलना शुरू हो जानी है। अभी वो टैक्स ले रहे हैं 50% लेना था, 1 जनवरी से ये चीज़ें अप्लाई हुई, और उस पर भी गवर्नमेंट ने कहा कि आप 25% इसमें से इनको रिमिशन दे दें, माफ़ी दे दें। अब 25% लिया, लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग बड़े खुश थे कि बड़ा थोड़ा टैक्स है, लेकिन जब 100% पे जाना है तो उसको 4 से ज़रब दे लें। तो जो बंदा टैक्स दे रहा था ना 10,000 रुपया, उसको आएगा 15,000 20,000 रुपया। एक और बड़ी मज़े की बात है, गवर्नमेंट कैसे कैसी चलाकियाँ करती है। अगर तो आपके टैक्स के रेट बढ़ गए और आपका टैक्स इंक्रीज़ हो गया, फिर आप वही देंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपको DC रेट पे टैक्स पहले आ रहा है 20,000 रुपया और DC रेट पे डिक्रीज़ हो जाता है 15,000 रुपया, तो फिर आप 15,000 रुपया नहीं देंगे, कम से कम 20,000 आपका वही रहेगा जो पुराने रेट पे आप देंगे। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि DC रेट के ऊपर अगर कर दिया है, कमी नहीं समझने वाली है, कमी नहीं, आप लोग भी समझ जाएंगे, कमी नहीं होगी, यानी कमी नहीं करेंगे। अगर ज्यादा हुआ तो कर लेंगे, वो जरूर लेंगे, अंदाजा देख, लेकिन अगर कम होगा तो फिर आप जो पिछला टैक्स दे रहे हैं वही आपसे लेंगे। ये चीज बड़ी बारीक रखी गई, मेरी तब भी इनसे बड़ी लड़ाई हुई। यानी चिचो चिच गंडेरियां, 2 मेरियां तो 2 तेरियां भी मेरियां, तो वो मसला ये है ना, ये तो मामला ये है। अब एक और चीज है, LDA जिस तरह ये टैक्सेशन करते हैं और ये कलेक्शन करते हैं, जितने भी लोग अब एक्साइज में मोस्टली आपकी जो चीजें सारी ऑनलाइन है। आप देखें, अक्सर मुझे रोज यहाँ पे आते हैं, ये मेरा टैक्स आ गया मेरा, मैं सोचता हूँ यार इनको मैं क्या समझाऊं कि इसकी अब ज़रूरत नहीं, लेकिन वो इंस्पेक्टर क्यों दे के आता है? वो एक रफ सा तखमीना बनाता है, कहता है आपका तो 50,000 रुपया टैक्स बनेगा, आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आप उस पर खुद वर्किंग नहीं करते कि आप कहते हैं यार मेरा फ़लाँ दोस्त एक्साइज से, मेरा फ़लाँ दोस्त, वो मुझे भेजते हैं। मैं कहता हूँ आप क्यों इसकी बातों पर जा रहे हैं? आप खुद ही चीज़ों को चेक करें, ऑनलाइन आपका सारा कुछ मिल जाएगा। आप एक क्लिक पर आपको आपके घर की पैमाइश में सारा कुछ आ जाएगा। तो मसला ये है कि अगर तो आपने टैक्स कलेक्शन करनी है तो फिर आपकी इससे भी कई गुना ज़्यादा जा सकती है, और अगर आपने सेल्फ कलेक्शन करनी है तो फिर इसी तरह आपने लोगों को डराना है। जिस तरह अमर भाई कहते हैं कि आप एक स्टिकर चस्पा करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये गिराने लगे हैं, ये आपको टैक्स लगाने लगे हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें। जब आप सेल्फ कलेक्शन करते हैं तो आपकी टैक्स कलेक्शन ज़ीरो हो जाती है।
और आपको मैं चलो टॉन प्लानिंग की आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि सेल्फ कलेक्शन क्या है और टैक्स कलेक्शन क्या है। दर्जनों ऐसे प्लाजे दिखा सकता हूँ, दर्जनों ऐसे घर दिखा सकता हूँ जिन पे टैक्स बिल्कुल मामूली लिया जा रहा है। अगर एक्चुअल लिया जाए तो उनके एरियर्स भी करोड़ों रुपए में बनते हैं, लेकिन वो इन करोड़ों रुपए को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं। सही। और 1 करोड़ को बचाने के लिए वो 10 लाख खर्चते हैं और वो साल में मजे करते हैं। बैठे हुए। खैर, अस्पतालों की निजकारी का मामला डिस्कस कर लेते हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस मॉल रोड पर धरना दे रहे हैं, अस्पतालों की निजकारी होने जा रही है। अच्छा जी, इससे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे भी एहतजाज हुआ। आमिर भाई क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पहले पिछले दौर में भी, पिछले दौरे हुकूमत में, जो पीटीआई की दौरे हुकूमत था उसमें भी ये मामला चला था और काफ़ी इस पे ले दे हुई थी। इसका शायद नाम बदला गया है, काम नहीं बदला गया। तो डॉक्टर्स का ये शिकवा तो दुरुस्त है कि एकदम से वो गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, लेकिन उनकी तनख्वाहों पे कोई फर्क नहीं आ रहा। नहीं, तनख्वाहों में फर्क नहीं आता है, आपके स्टेटस पे फर्क आता है। आप लेट्स से प्राइवेट जॉब्स के अंदर क्या मराद जो नहीं दी जा रही है, वो बहुत सारी चीजें हैं। आपकी जॉब सिक्योरिटी उस तरह से नहीं होती है। प्राइवेट ऑनर जो है वो फिर, या ठेकेदार जो है वो आपसे काम लेता है, वो उसकी हम आदी नहीं है। तो काम का क्या मसला है? अब ये काम का ही तो मसला है सारे का सारा। यहाँ पे चंद दिन पहले जाहिर चौधरी साहब की एक खबर थी कि बेशुमार नर्सेज ऐसी हैं जिन्होंने पैसे देकर छुट्टियां अप्रूव करवाई हुई थी। बिल्कुल ऐसे। आपको खबर अगर याद आ गई? बिल्कुल मुझे पता है। और वो छुट्टियां करके किसी जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रही हैं और यहाँ से छुट्टियां अप्रूव हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक जगह से वहाँ पे भी वहाँ बैठी हुई हैं। चले, मैं कहता हूँ विदाउट पे भी हुई, लेकिन वो उनकी सीट तो खाली नहीं है ना, वो सीट पर विराजमान भी हैं और उधर अपना प्राइवेट काम भी कर रही हैं और तनख्वाह मिलती है। वैसे तो मैं कह रहा हूँ चले नहीं भी मिलती, 1-2 अलाउंस करते हैं, बाकी सैलरी मिलती है उनको। ये मामला जो है ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस को खुद से भी देखने चाहिए, अपने गिरेमार में भी एक मरतबा ज़रूर झांकना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों बार बार, चाहे वो पीटीआई गवर्नमेंट थी चाहे नून लीग की गवर्नमेंट है, क्यों इस तरफ जाती है। आमिर भाई जब वो इसको देखेंगे तो उनका ग्रैंड हेल्थ अलायंस कैसे चलेगा, सदर साहब की जे-जे-कार कैसे होगी, उस हेल्थ अलायंस की जे-जे-कार कैसे होगी। अगर आप SOPs को देखेंगे, अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो फिर आपकी ये चीज़ें और ये जो दुकानदारी है ये नहीं चलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो यूनियंस और ये आपके अलाइंसेस बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि आपको मेरिट पे काम करने दें। मेरा ख्याल है ये इसलिए बनते हैं कि किसी भी चीज़ को डीमेरिट किया जा सके। मैं मज़े की बात बताऊं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखें, जो किसी भी अदारे में किसी एसोसिएशन का, यूनियन का, किसी भी चीज़ का अगर वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या उसके बॉडी का हिस्सा है, वो लोग तो काम करते ही नज़र नहीं आते। वो सैलरीज ले रहे होते हैं, गाड़ियों के मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जो सरकारी ड्यूटी है वो बिल्कुल सर अंजाम नहीं देते। और आप इन डॉक्टर्स को भी देख लें, ये आपको किसी जगह पे उस तरह काम करते हुए नज़र नहीं आते जो इस सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में तो आदत ही नहीं ना, वो भी आदत नहीं है। दूसरा ये सोने पे सुहागा है कि आप जी वो किसी हेल्थ अलायंस का हिस्सा हैं, उसके अहदेदार हैं, उसके लिए तो बिल्कुल ये हराम है ना कि वो ये काम करे। किसी भी यूनियन में यही होता है, अहदेदार तो काम करते हैं, अहदेदार काम ही नहीं करते। मैं चाहे किसी भी आप किसी अदारे की बात कर लें, वो उनके तो मज़े हैं वो। और फिर ये एक और चीज़ है, उस अदारे का जो हेड होता है उसका भी दिल कर रहा होता है कि ये यूनियन वाले लोग हमारे साथ चलें, नहीं तो रोज़ ये हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, नारे लगाएंगे, मेरी जो ये पोस्टिंग है उसको ख़राब करेंगे। तो इसलिए ये सारा सिस्टम इसी तरह ख़राब होता है। और अब भी जो प्रेशराइज़ करने के लिए किया जा रहा है सारा कुछ, आपका इतना मुकद्दस पेशा है, लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आपके वो क्लिनिक्स, आपके वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आपने वो छोटे छोटे क्लिनिक बनाए हुए हैं OPDs में, वो बेचारे खड़े होते हैं कई 100 मील। मुझे ये बता दें, ये निजकारी वाला मामला अगर होता है तो ये अद्वियात का खत्म होना, स्टॉक मौजूद नहीं है, लंबी लंबी लाइनें, टेस्ट नहीं हो रहे, मशीनें खराब है, ये कैसे इंश्योर किया? हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, एयरलाइंस ही इवन चले ले लें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, बेहतर चल रही होती है। यहाँ आपके सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सरकारी एयरलाइन, तो कह रही ना, मसला एक नहीं है। देखें, मैं यही कहता हूँ, मशीनें खराब पड़ी हैं। जो प्राइवेट ऑनर या ठेकेदार है वो भाई आपसे अगर आपको 10 रुपए दे रहा है तो आपसे 15 रुपए का काम ले रहा है। ऐसे ही है। जो सरकार की जॉब में है वो 10 रुपए ले रहे हैं और 2 रुपए का काम 2 रुपए का, बिल्कुल वो भी उनकी जो फर्क है ये आपको अदारों को, अगर आप खुद से भी बैठ के आराम से, आप लोग भी बैठ के सोचें, साहिब साहब, मैं भी, अन्ना भी,
सब हम लोग सोचते हैं कि कौन से क्या सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेस्को की भी प्राइवेट कर दो। क्यों कहता हूँ मैं, मुझे खुशी नहीं होती है क्योंकि आप लोग अपने घरों में बहुत खुशहाल हैं। सरकारी जॉब है, 2 बजे घर चले जाते हैं, 12 बजे घर चले जाते हैं, जो हाजिरी लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं, आपको फ्री है। जैसे ही आपका प्राइवेट आएगा मालिक, तो वो आपसे काम लेना शुरू कर देगा। मुझे दुख होएगा इसका कि आप काम करते हो अच्छे नहीं लगते। नहीं जी, काम जरूर करना है, क्योंकि जहां पब्लिक डिलीवरी वाला काम है वो अगर नहीं होगा तो फिर आवाम परेशान रहेगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे के साथ। वेलकम बैक। और लेस्को से भी कोई खैर की खबर मुश्किल से ही आती है जी। मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स, लेस्को में फिर मटेरियल बहरान सर उठाने लगा और गर्मियों में बहुत ज्यादा ये मसला हो जाता है, लोगों के मीटर्स भी खराब हो जाते हैं। आमिर भाई, मेंटल बहरान क्या कहा आपने? लेस्को में मेंटल बहरान यानी दिमाग का बहरान है, जिसकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं। इसमें कोई मटेरियल का बहरान नहीं है। ये बहरान पैदा किया जाता है लोगों को, जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, फिर आप उनसे कहेंगे एक दरखास्त लिख के दें, हम आपको मीटर के पैसे वापस करते हैं और आप प्राइवेट मीटर खरीद लें। फिर उस मीटर को चेक कराने के लिए हमारे पास लेकर आए, हम आपको बताएंगे कितने में मीटर चेक होगा। ये रास्ता देखें जरा। मैंने आपसे कहा कि ये मैंने जाते जाते ये बात की थी वक्फे पे जब आप जा रहे थे कि यहाँ पे प्राइवेट करना क्यों ज़रूरी है। आपको नहीं पता था कि आपको कितने मीटर चाहिए होते हैं साल में? मिसाल है, नहीं क्यों नहीं पता, आप इसको सारे को आउटसोर्स ही कर दे, छोड़ दे भी, आप लेस्को मीटर जारी ही ना करें। लेस्को हमें दुकान बताए, उस दुकान से जाके आप मीटर ले ना, उस पर आपकी कोई चार्जेस होंगे ना, आप उस पर कोई चेक करेंगे आके उसको मीटर को, वो सील्ड मीटर होगा और आप उसको पहले उसकी लेबॉर्ट्री वेरिफिकेशन जो है वो उसको कर चुके होंगे। वो जो आपका कंज्यूमर है वो ख़रीद के लाए, आपकी दरख्वास्त करे, आपका लाइनमैन आए, उसको लगाए और फिर कहे यार चाय पानी दे दो, हंसी दे दिया। नहीं, मसला ये है लेकिन आप जो लंबा प्रोसीजर बता रहे हैं ना, ये बड़ी जाती है कि इंस्पेक्शन होगी, टीम होगा, आपने कोई चीजें डेडिकेट कर दी और जो पैसे आपने जमा कराए वो वापस लेने का भी मसला ये है कि जिनसे आप कह रहे हैं हम खरीद लें, आप उनसे क्यों नहीं खरीदते? आपने जो हमें 10 दिन जलील करके मीटर देना है और फिर स्मार्ट मीटर देना है, ठीक है, उससे आपकी बिजली चोरी रुक जाएगी, मीटर टेम्परिंग रुक जाएगी, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम इस पर बात करते हैं। मसला ये है कि ये वाले मीटर जो आप कहते हैं कि इस जगह से मिलने हैं, लेकिन आप ऐसे घूम के यहाँ पे आए, ये मीटर लेके वापस हमारे दफ्तर आए, फिर वहाँ पे इंस्पेक्शन होगी, उसको अलहदा पैसे दें। अगर मीटर खराब निकलता है फिर आप इस दुकानदार के पास जाएंगे, वो कहेगा मैंने तो आपको ठीक दिया है, आप तो खज्जल हो गए ना। कैसा है, जबरदस्त बताइए बात इसमें। आप तो जलील हो गए, जो कंज्यूमर है उसका क्या कसूर है? आप पैसे लगाकर भी चक्कर लगा कर आप एक काम करें ना, आप उस पर लीगल कर दें रिश्वत को। आप कहें 10,000 का मीटर है, 2,000 रुपये हमारे सर्विस चार्जेस के नाम पे रख लें, आसान ताकि हमें लीगल टिप, अमेरिका में लीगल टिप है ना, ताकि हमें पता हो हमने 12,000 रुपया देना है और हमारा मीटर लग जाना है। उसके बाद लाइनमैन ने नहीं कहना उसको 2,000 रुपये मिल गए हैं। बिल्कुल सही। आप ये काम कर दें, चूंकि होता ही ये है और हर घर का ये मसला है। अगर आपका मीटर खराब हो जाए तो ऐसी लेस्को नहीं जान रही तो शायद सिपरे में जान रहे, और सिपरा साहब ने कहा करनी साडा मीटर लगा दो, वो आपकी टीम आनी है, फिर आपने उसको चाय पानी देना है, फिर आपका ये सारा काम होना है। और अगर आपका कोई शायद सिपरा वाकफ नहीं है तो फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे अलहदा देने पड़ेंगे, जलालत अलहदा है। बिल्कुल आप नया सिस्टम लॉन्च करें, आपके स्टॉक में, आपके गोदाम में इतने मीटर्स पड़े होने चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हों, डोमेस्टिक हों, किसी भी किस्म के हों, जो भी जाए वो पैसे दे, उसका जाके मीटर लग जाए। बिल्कुल नेट मीटरिंग अच्छे तरीके से हो, लेकिन आप ये काम क्यों नहीं करते? आप सिर्फ फोकस करते हैं साहब, लेकिन कंज्यूमर का देखना यार, उसका तो आपने वो मलीदा निकाल दिया। का क्या है? आपने पहले आपको पैसे जमा कराए मीटर के लिए, अब आप कह रहे हैं जाके मीटर खरीद के लाओ। एक और भी मसला है, तुम्हारे पैसे हैं आपको जब पैसे जमा करा दिए फिर खरीद के लेके एक और देखे ना, ये एक और बड़ा मसला है, ये हकीकत है, इस पे हम बिल्कुल बात नहीं करते। अगर मेरा मीटर खराब होता है, हाई साहब का खराब होता है, आपका खराब होता है, आप सुबह जॉब पे आएंगे, पहले मीटर लेने जाएंगे, फिर इंस्पेक्शन करवाएंगे, फिर उसको वापस उधर लेके जाएंगे, फिर आप घर लेके आएंगे, फिर आप टीम का वेट करेंगे। आपके 2-4 दिन तो खज्जल हो गए ना, ज़ाया हो गए। तो मसला ये है कि आप लोगों के लिए सहूलियात बनाएं, जिस तरह आप बिलिंग का फोकस करके बनाते हैं ना, टीमें लोग पैसे देने को तैयार हैं, ये खवारी से लोग तैयार हो ना, लोग ले लेते हैं। आप मीटर की दरखास्त जमा कराएं, आपके पास घर की प्रॉपर्टी का, शनाख्ती कार्ड का सारे सिस्टम एक मौजूद है ना जी।
नादरा के पास तो हर चीज है। हर तो आप वेरिफिकेशन करें, आप उसका मीटर लगा दें, उसको तो जाना भी ना पड़े दफ्तर के बिल्कुल अंदर। सही कह रहे हैं। खैर ये आसानी तो पैदा होनी चाहिए, लेकिन इस काम को मजीद उलझाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जेबों में पैसे भरने के लिए। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम शो में दोबारा से आएंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में जी बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वासा जब से अथॉरिटी बना, जिम्मेदारियों में नो डाउट इजाफा तो हुआ, लेकिन वो जो हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं उसमें बेहतरी आना, और इसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जी आपको पता है ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जिस तरह से कम होती जा रही है, तो वाटर टेबल को मेंटेन करना, फिर नए स्टोरेज टैंक जो बनने हैं उसका काम कहाँ तक पहुँचा, फिर इसके साथ साथ लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जो वासा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है वो काम कहाँ तक पहुँचा, और फिर नए मनसूबे कौन से पाइपलाइन पे हैं। चौधरी शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन वासा। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। बड़ी जिम्मेदारियां हैं नो डाउट, और अथॉरिटी बनने के बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ चुकी होंगी। क्या समझते हैं आप, कुछ इसमें अब चीजें मेन स्ट्रीम पर आएंगी? अथॉरिटी बनने से कुछ वासा को भी इससे फायदा होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले शुक्रिया आपका। ऑलरेडी वासा पहले इंडिपेंडेंट वासा लाहौर था, इसके हेड सीएम पंजाब थी, और इससे पहले 4 वासा पंजाब में मजीद थे, जैसे गुजराला वासा, फैसलाबाद वासा, मुल्तान वासा और पिंडी वासा थे। अब वासा अथॉरिटी बन गई पूरे पंजाब में, और एक ही पॉलिसी होगी सबकी, और उसमें मजीद इस साल नए 10 वासा बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है मैडम की जो ख्वाहिश है कि पूरे पंजाब में तमाम इजला में शहरों में वासा हों, और इस दफ़ा जो मैडम ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा इस दफ़ा कि उन्होंने जितनी फंडिंग इस साल हमें दी है, इससे पहले कभी इतनी रिकॉर्ड फंड, मतलब इतनी फंडिंग कभी हमें वासा और ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में मिले, कभी फंडिंग इतनी ज्यादा नहीं मिली थी। और वो फंडिंग दी गई है जो नुमाया नजर भी नहीं आएगी आपको। जैसे वाटर टैंक आप गद्दाफी वाला देख लेंगे, एक अरब से ज्यादा फंड लग चुका है, वो रोड बन चुका है, नीचे वाटर टैंक है, वो नजर नहीं आएगा। लेकिन ये मैडम का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा, उन्होंने उन चीजों को फंडिंग दी है जो आज तक कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं था। उसमें जो 13 वाटर टैंक थे हमारे जो बनने थे, जिसमें से 4 मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी पे काम शुरू है। और मेरा ख्याल है अल्लाह ने चाहा तो मानसून से पहले पहले इंशाल्लाह ये जून में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये मुकम्मल हो जाएंगे वाटर टैंक हमारे। और जो अथॉरिटी का आपने जहाँ से बात, काम चल रहा है इस पे, काम सब पे स्टार्ट है, सारा साइडों पे काम चल रहा है, डेली हम विजिट भी करते हैं, वर्किंग करते हैं वहाँ पे। और जो मैंने आपने बात अथॉरिटी की, अथॉरिटी होगा कि पूरे पंजाब में वासा आपको नजर आएंगे। पहले खाली लाहौर वासा था और बाकी जो शहर थे वहाँ बल्दियाती निज़ाम था। अब जब वासा आएंगे आपके शहर बेहतर होंगे, वहाँ पे डिस्टिलरिंग होगी, सीवरेज वाटर सप्लाई की नई लाइनें डलेंगी, और वासा वहाँ पे जब देखेंगे तो नई मिशनरी में लोगों को सहूलतें मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो ये मैडम की ख्वाहिश भी है कि पूरे पंजाब में एक ही तर्ज पे एक ही मॉडल जो उसे किया जाए। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी ये जो हम वाटर टैंक बना रहे हैं? देखिए, इसमें हम ये करेंगे, 2 चीजें मुख्तलिफ है। इसमें ये होगा, ये जो वाटर टैंक बन रहे हैं ये बारिशी पानी के लिए बन रहे हैं। देखा होगा बारिश में आपके कैमरा मैन सारे चैनल लगे होते हैं, कभी लक्ष्मी खड़े होते हैं, कभी करतबा चौक में पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां डूब गई हैं, ये हो गया। वो ये होगा कि जो हमारे सोर पॉइंट थे जहां पे थे वहां पे हम वाटर टैंक बना रहे हैं, ताकि ये 2 चीजें इसमें होंगी। एक तो आपका पानी सेफ होगा, जो सारा बारिशी पानी हम सारा सीवरेज में डाल के सारा फेंक देते थे, वो आपका पानी स्टोरेज होगा। जैसे कजाफी में आपका पानी स्टोरेज हो जाएगा, 40 लाख गैलन वहाँ पे आपका पानी स्टोर होगा। उसमें होगा कि जो आपकी सारी ग्राउंड से वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और उससे हम रीबोरिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो आपका कतबा चौक है, बारिश रोड पर हमारा शुरू हो चुका है, जो वाटर टैंक शुरू हो गया है। आपका टिक्का चौक में था, और उसके अलावा आपका गार्डन टाउन में था, फिर आपका रावी रोड में था, रेलवे स्टेशन पे था। ये वो तमाम एरिया हैं जहाँ पे सोर पॉइंट थे। जब बारिश होती थी पानी खड़ा होता था, लोगों को तकलीफ भी होती थी, रोड ब्लॉक होते थे, पानी कुछ 3-3 से 4-4 घंटे खड़ा रहता था। अब इसमें ये होगा कि फौरी बारिश के बाद आपका पानी वहाँ पे हम स्टोरी कर लेंगे और उस पानी को इस्तेमाल भी करेंगे। सही सही। अच्छा जी सर, ख्याबान फिरदौसी में जारी सीवरेज पाइपलाइन का मंसूबा जो है, एक तो ये दुखती रह गया बड़ा, मैं कहती हूँ पूरे शहर के मसाइल एक तरफ, ये मसला एक तरफ है, इस पे ताखीर से काम क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो इस ऑलरेडी आपको याद होगा, इस पे पहले 2-3 दफ़ा कॉलोनी फिर हो चुकी है, अल्लाह ताला माफ़ करे। लास्ट ईयर भी 2-3 दफ़ा मिसहैप भी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान ना हो चुका, लेकिन माली नुकसान भी हुआ, वो भी गलत हुआ। एक तो ये प्रोजेक्ट हमने पहले ही ऑलरेडी ADP स्कीम में अप्रूव हो चुका था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, लेट होने की वजह से मंसूबा थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन उस पर काम शुरू है। मैं खुद उस पर डेडलाइन तो दिसंबर तक है, कोशिश हम करेंगे कि मैक्सिमम टाइम में से मुकम्मल। उसकी जो केसिंग थी 250 फुट वो तकरीबन हो चुकी है। उसकी मैंने कल जो उसका फॉलो करने लिया था, मुझे भी डेली मैं उसी को
जब आपके चैनल पे खबर चलती है सिटी फोटो, तो मेरा भी ध्यान होता है कि मैं उन चीज़ों को चेक करूँ। और कल मैंने आगे सबसे पहले उसे चेक किया, तो वो मैंने मुतलका एक्सचेंज डायरेक्टर से पूछा था भाई कहाँ तक काम पहुँचा। उसने कहा जी काफ़ी हद तक काम हमने स्टार्ट किया, स्ट्रीमलाइन हो चुका है और काम चल पड़ा है। और मेरा ख्याल है कोशिश कम करेंगे कि मैक्सिमम टाइम से मुकम्मल करें। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत कौन कौन से काम वासा की जिम्मेदारी में है और कहाँ तक काम अभी मुकम्मल किए गए? देखिए, एक तो वासा जो लाहौर में जो काम इसका स्टार्ट है, पूरे लाहौर में स्टार्ट है, हर हल्के में। उसमें 2-3 जो एरिया थे, एक तो आपका शालामार वाघा टाउन था और अजीजबरी टाउन, इकबाल टाउन, इनको सेकंड फेज में रखा गया था। बाकी जो थे सारे शालामार, गुलबर्ग, रावी टाउन, सब में काम स्टार्ट तकरीबन हर, मेरा ख्याल है इस मंथ के एंड तक डेडलाइन हमारी 15 अप्रैल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि 1 जून से पहले ये तमाम काम जो इस वक्त स्टार्ट है मुकम्मल हो जाए, जिसमें वाटर सप्लाई भी है, सीवरेज भी है, ड्रेन भी हो रही है। उसके अलावा कुछ काम ऐसे भी हैं जैसे आपका मनामा से लेके आप बार्डर तक जा रहे हैं, जैसे आपकी दूर जो आपकी साइडों पे ड्रेन डलनी है। आप एक नई दफ़ा इस मैडम ने किया, जिससे मैंने पहले शुक्रिया उनका अदा किया था कि इस दफ़ा उन्होंने सरदार यासब के लिए उन देहाती एरियो में 30 अरब का फंड दिया। अच्छा, 30 अरब का फंड, जिसमें से 18 अरब पे खाली वासा को दिए, जिसमें वो देहाती एरिया सरदार यासब मुझे बता रहे थे, पहले मैं भी मीटिंग में शामिल था, मुझे बुलाया था, उन्होंने बता रहे वो उन एरियो में जो पाकिस्तान बनने के बाद जिन एरियो में देहातों में पानी आ या सीवरेज डेवलपमेंट का काम ही कोई नहीं, वहाँ पे भी सीवरेज लाइनें डलेंगी, वर्ष लाइनें डलेंगी, वो लोगों को वहाँ पे साफ पानी मिलेगा। तो ये सारा ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है, काम वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ये वाल्टन वाले एरिया की बात? वाल्टन ये आपका देहाती एरिया, ये जीटी रोड से मनामा से डायरेक्ट आप बॉर्डर जितने लिंक उसके देहाती एरिया सारे यानी गाँव में सीवरेज लाइनें और पानी बेचारों को भी सुनी। हाँ, मतलब मैं सरदार से तो कह रहा हूँ, मैं जी चले बेशक लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, काम वहाँ पे अल्लाह का शुक्र शुरू हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी बादशाह अगर 5 साल में जो काम करे, पहले बादशाह 100% लाहौर में शहर में नहीं है, और नेक्स्ट में जो होगा बादशाह 90% जो होगा बादशाह लाहौर होगा। जैसे आपके देहात बरकी रोड है, वहाँ पे बादशाह फ्यूचरली प्लान कर रहा है, वहाँ पे बरकी रोड जाएंगे, जैसे वो सेनी में सीवरेज है ही नहीं जी, बिल्कुल वो सारा पहले टीएमए देखते थे। तो बादशाह मेरा ख्याल जैसे आपका ये कान्ना हो गया, ये इनके तमाम एरिया जो है वो सारा बादशाह उसमें काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ने चाहा तो जून से पहले हम कोशिश करेंगे जो हमें प्रोजेक्ट शुरू किए हुए उसे मुकम्मल किया जाए। अंदरून शहर की तरफ जितनी भी पाइपलाइंस हैं वो बहुत पोसीदा हो चुकी हैं, पुरानी हैं, उन पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुमाली लाहौर वाली साइड पे आपका अपना इलाका है वो, तो वो बहुत ज़रूरी है। देखिए उसमें ऑलरेडी आपने देखो इस वक्त तमाम एरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम मैक्सिमम इस एरिया का फोकस करेंगे, हमने लाहौर में वो तमाम एरिया देखे हैं जहाँ पे हमने कोशिश की है फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी लाइनें चेंज होनी है सीवरेज की, वाटर सप्लाई की। जैसे अभी आपने फरदौसी रोड की बात की, हमने ऑलरेडी पहले पिछले साल ही हमने इसे टेकअप किया था और हमने इसे एडीपी स्कीम में शामिल किया था कि ये सीवरेज लाइन पुरानी हो चुकी चेंज करने। ऐसी तरह हमने जो हमारा आप बेशक शुमाली लाहौर की बात करें, ब्राह्मी बात करें, शदरा की बात करें, फरखाबाद की बात करें, अंदरून शहर की बात करें, मतलब वो तमाम एरिया हमने अटेंड किए हैं जिनमें हमने देखा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि कौन से एरिया में सीवरेज और कौन से एरिया में वाटर सप्लाई की लाइन चेंज होनी थी वो हमने पहले ही ले ली है और उन पे काम शुरू हो चुका है। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो सेकंड फेज में चीज़ होंगी उन्हें सेकंड फेज में अटेंड किया जाए। सही सही। इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा, प्री मानसून का आगाज़ होने वाला है और हम हमेशा से देखते हैं कि नालों की सफाई और उसके बाद फिर जब मानसून का आगाज़ हो जाता है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो प्लानिंग क्या है इस दफ़ा? देखिए वासा की ऑर्डर थ्रू आउट हर दफ़ा डिसल्टिंग होती रहती है, हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ये नहीं होता कि हम खाली एक टाइम पे प्रोसेस करेंगे। हमारी डिसल्टिंग का जो निज़ाम है वो सारे ड्रेन्स में लहदा करते हैं, गलियों में लहदा डिसल्टिंग होती है, उसकी प्रॉपर हम उसकी फुटेज बनती है, टाइमलाइन उसकी नोट होती है, हर चीज़ हमें रिकॉर्डेड होती है, ड्रोन कैमरे से हम उसकी नोटिंग करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल की मिसाल से पहले भी हमेशा मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आपने कोई भी कंपेन हमारी हुई, इससे पहले हमने साफ पानी बचाओ कंपेन चलाई थी 2017-18 में, उस वक्त भी आपके चैनल ने भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपेन चलाई। उसके लिए मैं मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने 2-3 माह फ्री कंपेन चलाई इसके ऊपर। और हमेशा आप पॉजिटिव देते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। और इससे भाई मैं आपके चैनल के साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा तो और के शहरियों से, जब आप अभी जाएंगे शादमान ड्रेन या कोई भी ड्रेन देख लेंगे, आप IT टावर की बैक साइड पर देख लेंगे, हम सफाई करते हैं और ठीक 1-2 या 3-4 दिन बाद उसी का वही सारा जो होता है गैप लोग उसी में फेंकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल की साथ रिक्वेस्ट करूँ कि आप इसे जो आपके कंटेनर पड़े होते हैं या होते हैं वहाँ साइड में आप गार्बेज सारा रखें, बजाय कि हम सारा डंप करते हैं नाले में। वो लगता है ऐसे कि जो आपने सफाई की कोई नहीं है। और लास्ट ईयर भी हमें ऐसे ही हुआ कि हमने जो शादमान ड्रेन थी हमने साफ़ की 2 दिन पहले और 2 दिन बाद हमें
कंप्लेन मिल गई सीएमए से कि जी आपने तो साफ ही नहीं की, तो हमारे पास उसकी फुटेज मौजूद थी ड्रोन कैमरे की। हमने कहा जी हमने परसों ये ड्रेन इस टाइम पे ये साफ की है। तो ये आपके मैं चैनल के साथ साथ लोगों के शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गार्बेज जो भी है कंटेनर में या जो जगह रखें मखसूस की वहाँ पर रखें और इसके अंदर ना फेंकें ड्रेनों के अंदर, ताकि ड्रेनों की सफाई शहर आपका अपना है। और अगर ड्रेन बंद होंगी तो ये अल्टीमेटली आपके अपने इलाके में वो नुकसान पहुंचेगा। जितना मर्जी काम करते चले जाए, अगर 2 दिन बाद दोबारा से वही सिचुएशन होगी तो नुकसान तो आप लोगों को ही होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी कम होता जा रहा है, तो हम इस्तेमाल शुदा पानी को ट्रीट करके इसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाएं, ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि लास्ट टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2017-18 मेरे पास जो जिम्मेदारी बासल हो गई थी, उसमें हमने 2-3 मनसूबे बड़ा काम किया, सर्विस वाटर पे और वेस्ट वाटर पे। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 5 साल गुजरे उन्हें बिल्कुल ध्यान दिए नहीं, उन मनसूबों की तरफ ध्यान ना दिया गया और वो बिल्कुल ठप होकर रह गया। अब दोबारा जब से हुकूमत हमारी आई है, हमने उसे दोबारा टेकअप किया। सैफन वाली साइड पे हमने जो BRP नहर है, जहाँ हमने सर्विस वाटर का मनसूबा शुरू करना था, दोबारा वो जगह हमने उसके ऊपर स्टे था, वो स्टे खत्म हो चुका है, लैंड का कब्जा हमने ले लिया है, उससे दोबारा मनसूबे को हमने टेकअप कर लिया। इस साल स्टडी होकर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम में नेक्स्ट ईयर वो मनसूबा हमारा जो वास्ता का सर्विस वाटर वो मनसूबा शुरू हो जाए। बाकी जो वेस्ट वाटर के मनसूबे थे बाबू साबू पे, कटार बंद पे, वो सारे मनसूबों पे वर्किंग शुरू है। बिल्कुल हमने जो हमारी जहाँ पे हमने लैंड थी वो सारी हमने दोबारा इस साल 2 माह 3 माह पहले हमने सारी लैंड पे अपने कब्जे वासा हैंड ओवर कर चुके हैं अपने सारा, और दोनों मनसूबे, क्योंकि फ्यूचरली हमारा यही पे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी होता है। ये नहीं होता कि आप जो मीठा पानी है, जो लाहौर शहर में बदकिस्मती खुशकिस्मती भी है, बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि जो पानी जिस तरीके से हम ज़ाया कर रहे हैं, वो मीठा पानी जो हम पीने के लिए हमारी आने वाली नस्लों के लिए है, बच्चों के लिए है, उस पानी से हम गाड़ियाँ धो रहे हैं, रोड वॉश कर रहे हैं, जिसे नहीं करना चाहिए। साहब, इस पे तो मुझे लगता है बहुत सख्त। देखिए इस पे तो मैं शाहिद करीम साहब जो सीनियर जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने काफ़ी इस पे मैं सपोर्ट किया। उन्होंने एक पूरा उनका ग्रुप है, उन्होंने बनाया हुआ वाटर कमीशन बनाया हुआ है, उस पर वो ये करते हैं कि उन्होंने जो आप आम जगह पे गाड़ी वॉश करेंगे या कोई ऐसा फर्श दोगे तो आपको 10,000 जुर्माना होगा, कमर्शियल जगह पे आपको 20,000 जुर्माना होगा, और जो सरकार जो प्राइवेट सोसाइटी होंगी वहाँ पे 1 लाख जुर्माना है। और उन्होंने जो लास्ट फ्राइडे को जो उन्होंने रिमार्क्स पास किया, उनके जो प्राइवेट सोसाइटी है अगर नई बात आती है आप उन्हें सील करें, आप उन्हें 5 लाख तक जुर्माना करें। सही। तो इसी वजह से देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी चीजें कम, फ्यूचरली में जाना पड़ेगा मीटिंग सिस्टम को। लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इसके लिए एक तो सर्विस वाटर मनसूबे को हमें करना पड़ेगा फ्यूचरली, सेकंड वेस्ट वाटर को, ये दोनों मनसूबों को हमें फौरी देखना पड़ेगा और हम इस पर कोशिश भी कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम में रिवायत इन मनसूबों को जल्दी शुरू किया जाए। सेकंड हम कोशिश करेंगे मीटिंग सिस्टम पे जाएं ताकि मीटर ज्यादा लग जाए शहर में और पानी लोग जो जितना पानी इस्तेमाल करें बिल्ला। एक तो गिला मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा किसी भी सार्फिन का, करीब में हम पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, बिल में ज्यादा आता है। और दूसरा वो होगा कि जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे आपको बिल ज्यादा आएगा, तो आपको नाप तोल के जैसे हम देखते हैं यार ये लाइट जल रही, इस कमरे की लाइट फौरन ऑफ कर दें, ये AC चल रहा है, तो जब मीटर सिस्टम होगा तो मेरा ख्याल इस पे भी काफी चीजें बेहतर होंगी। उसके लिए भी हमने बादशाह ने 1000 मीटर का टेंडर वगैरह हो गया और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह मीटर आ जाएंगे तो हम इसे लगाना शुरू कर देंगे। उससे ये होगा कि लोगों को साहस होगा कि कम से कम इस्तेमाल करें पानी, और मेरा उससे भी काफ़ी बचत होगी। सही। लाहौर के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप समझते हैं कि मॉनसून में वासा के लिए खुद बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सिचुएशन संभालना? हम तो अपने बचपन से कुछ देख रहे हैं, लक्ष्मी वाला पॉइंट दिखा देते हैं, हाजी कैंप वाला पॉइंट, करतबा चौक, फिर इसके बाद चौक नाखुदा, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमेशा चैलेंजिंग रहे हैं। तो उनके लिए हिकमत अमली क्या? एक तो जैसे देखें ना, दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि बारिश होगी पानी खड़ाना होगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि टाइम उसकी कम कर सकते हैं। जहाँ पे आप 24 घंटे पानी क्लियर होना था आप उसे 2 घंटे में क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा लक्ष्मी का ऐसा पॉइंट था कि जहाँ जब भी बारिश होती तमाम कैमरे वहीं पे फोकस करते थे लक्ष्मी को, लक्ष्मी पानी खड़ा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसे अटेंड किया, नया डिस्पोजल वहाँ बन गया और अब विद इन टाइम वहाँ पे पानी क्लियर हो जाता है। जब देखें बारिश होगी, अगर लास्ट जो बारिश 360 मिनट बारिश हुई थी लाहौर शहर में, और पूरा लाहौर शहर एक दफा लगता था कि चैनल्स कह रहे थे कि जी, लेकिन शाम को वही लाहौर शहर था, आपके तमाम चैनल ने बताया था जी सारे रोड्स क्लियर हैं। लेकिन बादशाह की कोशिश हो सकती है, एफर्ट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो पानी तो खड़ा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, रोड क्लियर होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी वासन उस पर एफर्ट की है। इस दफ़ा भी डिसिल्टिंग हम करवा रहे हैं, जो हमारे 100 पॉइंट जैसे वाटर टैंक बनने, इससे मेरा ख्याल है कि हमारे जो 13-14 पॉइंट ऐसे होंगे, करतबा होगा, आपका रावी रोड होगा, टिक्का चौक होगा, इकबाल टाउन होगा, गार्डन टाउन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, जहाँ पे ताजपुरा में हमने एक तरफ से 2 वहाँ पे शुरू किए हैं, सलमान फिक सब के हल्के में वाटर, वहाँ पे जो पानी सबसे लेट निकलता था ताजपुरा में, अलग आप उस पर भी काम शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल जो
अरबों की फंडिंग इस वक्त लाहौर शहर में हो रही है, और जो मैक्सिमम टाइम में जब हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो मेरा ख्याल है मानसून से पहले इंशाल्लाह अगर जब हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो आने वाले मानसून में लाहौर के शहरियों को इसका काफ़ी फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम खुद जब मानसून के दौरान रीपर्स कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये इलाका तो वासा के अंडर नहीं आता, आप वॉल्टन वाली साइड की बात कर लें, कैंट वाली साइड की बात कर लें, तो फिर हिस्सा तो सर वो भी लाहौर का ही है ना? नहीं देखें, एक तो जो कंटोनमेंट बोर्ड और वो लाहौर शहर का, मैंने जैसे पहले मैं जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की कि 100% वासा लाहौर में नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम साथ वासा एरिया एड इन हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है मैं मैक्सिमम टाइम में मेरा नेक्स्ट 1-2 साल में 100% जो वासा होगा पूरे लाहौर में होगा। अगर वासा लाहौर में होगा, जैसे हम पूरे पंजाब में अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो जब पूरा लाहौर वासा देखेगा तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। चलें जी, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। चौधरी शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अगर आप इजाजत दें तो वासा के अंदर के अपने कुछ मामलात ऐसे हैं जो अक्सर दुरे नायाब हाईलाइट करते रहते हैं, करप्शन के हवाले से, डीजल चोरी के हवाले से, इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ें हर जगह पे अच्छी होती हैं, बिल्कुल सारी अच्छी भी होती, सारी बुरी भी नहीं होती। जो चीज़ें निशानदेही में होती हैं हम बिल्कुल उनके एक्शन लेते हैं। जो बंदा काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, जो काम नहीं करेगा उससे कोई हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना उसको वासा में रहने का हक है जो करप्शन करेगा। बिल्कुल इसके ऊपर हमने जीरो है कि कोई बंदा करप्शन करता है या ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो उसकी बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होगी, और जब साबित होगा तो वो नौकरी नहीं करेगा। कोई प्रॉपर आपका मॉनिटरिंग का तरीकेकार है कि इन हाउस जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मॉनिटर किया जाए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं? एक तो देखिए, मैं इस वक्त जो हमारे मिनिस्टर हाउसिंग है बिलाल यासीन मैडम का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने फुली सपोर्ट में हासिल है। मिनिस्टर हाउसिंग है, हमें फुली सपोर्ट हासिल है, और जो इस वक्त टीम काम कर रही है, MD वासा फरहान साहब, उनकी जो टीम काम कर रही है, सारे पॉजिटिव लोग काम कर रहे हैं। जो डी साहब नए हैं, तैयब फरीद साहब, वो पॉजिटिव आदमी है और फुली सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं ये नहीं कहता कि फुली 100% एक पेज पे होते हैं, कभी ये नहीं होता कि मैं कुछ कह रहा हूँ वो कुछ कह रहे हैं, नीचे बिल्कुल क्लियर होते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं जो तबादले पोस्टिंग में ध्यान भी नहीं देता, वो ये उनका काम है, चीज़ें वो देखें। मेरा काम है जो पॉलिसी हो गवर्नमेंट की उसे फॉलो किया जाए, और बिल्कुल हम इसे मेंटेन करते हैं। और डेली जहाँ पे हम देख समझते हैं कि आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, हम उसे उसकी तबादला भी करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। जो करप्शन वाली बात है उस पर कोई जीरो, अगर जो साबित चीज़ हो जाएगी वो बंदा जॉब नहीं करेगा, उसे उसकी सलाह मिलेगी। और जो अच्छा काम करेगा उससे अप्रिशिएट भी किया जाए, उसकी कारगिरी सलाह भी जाता है, उसे हम अप्रिशिएट भी करते हैं। सही से, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, सजा जजा और अच्छे तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि बेहतरीन तरीके से काम किया जा सके। हर इदारा हम देख रहे हैं जिद्दत की तरफ जा रहा है, IT का दौर है और बहुत ज़बरदस्त इस्लाहात लेकर आई जा रही हैं। सो वासा में ये चीज़ें क्या प्लानिंग का हिस्सा हैं? बिल्कुल, आप हमारा ऑफिस चेक करें, आपको नजर आएगा कि ये वाकई वासा का ऑफिस है। जो पुरानी टैंकी होती थी जैसे रेड कलर कली, बिल्कुल चेंज हो चुका है। किसी दिन वासा में आपके काफ़ी लोग हैं बट ने काफ़ी पीछे एक फंक्शन किया था, वो कहते हैं यार ये वाकई लाहौर वासा है। तो बिल्कुल हम चले गए, फाइलिंग सिस्टम निकल के चले गए, जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम सारे हमारे जो आपने जो ऑफिस की बात की, जो होटल ऑफिस की आपने वो चेंज कर दी बिल्डिंग, वो इसलिए चेंज की चीज़ें कि पुरानी चीज़ें नहीं चलती। अब नए वासा IT सिस्टम आ चुके हैं, चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, तो उस पुराने निज़ाम से निकल के नए निज़ाम में जाना चाहिए। और जब हमारा वासा गुलबर्ग वाला दफ्तर हमारा मुफ्त चेंज है, तो जो हेड ऑफिस है उसे भी तब्दील होना चाहिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बेहतर की एड इन की हैं और जदीद सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब सारा कुछ सिस्टम आपको बिल्कुल हमारी कंप्लेंट सेंटर 1334 कंप्लेंट सेंटर है, डिजिटल सेंटर हमारे बन चुके हैं लाहौर में। कोई बंदा कंप्लेंट फोन पे करना है, फोन पे कंप्लेंट करता है और बिल्कुल 24 घंटे अंदर उसका रिजल्ट निकलता है। हम उसे मॉनिटरिंग करते हैं और हर जो हमारे इस वक्त डिस्पोजल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उन पर कैमरे लगे हुए हैं। अब ये नहीं हो सकता कि रात को कोई आदमी ट्यूबवेल बंद करके घर जाकर सो जाएगा और हमें पता नहीं होगा। उसके ऊपर हम चेक करते हैं, डेली मीटिंग लेते हैं और जो उसमें सामने आती चीज़ें कोताही नजर आती है उस पर हम एक्शन भी लेते हैं। अब हर ट्यूबवेल के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अभी अपने ट्यूबवेल का जिक्र किया, तो पूरे लाहौर में क्या एक ही टाइमिंग फॉलो की जा रही है कि कब ट्यूबवेल ऑन किए जाते हैं, कब इनको बंद करने की टाइमिंग क्या है, कि शेड्यूल क्या लोगों तक पहुंचाया भी जाता है कि पानी फराहमी का ये शेड्यूल है? पिछले 2-3 साल से एक ऑलरेडी टाइम लाइन हो चुकी है। सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम, उस टाइम लोगों को पानी मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि लोग पानी स्टोर करें, बजाय कि हम एक नल खोल छोड़ दें, उससे पानी ज़ाया होता रहे। उससे ये हुआ है टाइमिंग करने से कि पानी का जो टेबल है बेहतर हुआ है,
और मेरी आपके चैनल के साथ दोबारा लाहौर के शहर से रिक्वेस्ट होगी, पानी का ज़ाया मत करें। ये मीठा पानी है, आपके पीने वाला पानी है और ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए पानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसे करें और इससे चीज़ें देखें, जब टाइमिंग होगी, हर मुझे पता होगा, मेरी फैमिली को पता होगा कि हमने इस टाइम पे ये पानी मिलेगा, हम स्टोर कर लेंगे। और 3 टाइम पानी एक ही टाइम पे पूरे लाहौर में पानी मिलता है, कोई हमने ज़्यादा टाइम नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे गर्मी का मौसम अभी थोड़े 2-3 माह बाद आ जाएगा, और कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लोड शेडिंग हो जाती है। हमने डबल कनेक्शन किए हुए हैं वहाँ पे जनरेटर पे, तो वो हम कोशिश करते हैं वहाँ पर वहाँ पर थोड़ा टाइम हम ज़्यादा देते हैं, तो पानी ट्यूबवेल ज़्यादा चले, लोगों को पानी मिल सके। और हमारी कोशिश होती है कि लाहौर के शहर में इक्वली पानी सबको मिलना चाहिए, और मिलता भी है। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा सर? मैं आपके चैनल की सबसे पहले भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी का ज़्यादा मत करें और पानी बचाएं। ये पानी की नेमत, और पानी, मीठा पानी, खास करके लाहौर का जो मीठा पानी है, इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं इस पानी का इस्तेमाल कर सके, तो हमें आज बहुत समझ के, जान के इस पानी को इस्तेमाल करना है। जहां कहीं पानी का ज़िया हो रहा है उस पर जितना आप कंट्रोल कर सके, आप अपनी शिकायत वासा को जो है वो दर्ज करा सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि चौधरी साहब ने रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारे यहाँ बड़ा आम सा एक रिवाज है कि ड्रेनों की सफाई मुसलसल करते जाएं, आप पूरा ड्रेनों में फेंकते चले जाएं, फिर जब मॉनसून का सीजन आता है तो यही ड्रेन्स बंद हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मसला जो है वो बन जाता है। अपने शहर की खुद हमने हिफाजत करनी है, मिलजुल कर काम करना है अपने शहर के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। आगे प्री मानसून है, मानसून की आमद है, तो नो डाउट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आपका पसंदीदा सेगमेंट जी, जिसका आप वेट कर रहे होते हैं, जिनकी आज बर्थडे है, 8 तारीख है आज, और अब्दुल सबूर की सालगिरह है, मलिक मोहम्मद इमरान की सालगिरह है, मोहम्मद मजहर की सालगिरह है, इफ्तिखार हुसैन की सालगिरह है, और इसके साथ साथ एमन की भी सालगिरह है। जी, आज आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी कल सालगिरह है तो आप भी पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। रेट लिस्ट है हमारे रिपोर्टर तलहा के पास, ओपन मार्केट में वो मौजूद है। ओवर टू यू। बिल्कुल, आज भी सरकारी कीमतें और जो ओपन मार्केट में रेट हैं उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो आलू, जो दर्जा अव्वल का आलू है, वो सरकारी नरनामे के मुताबिक 50 रुपये किलो बिकना चाहिए, जो कि 60 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह अगर मैं प्याज की बात करूँ, वो भी दर्जा अव्वल जो कीमत, सरकारी कीमत है, वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 55 से 60 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर भी 50 की बजाय 60-70 रुपये। अदरक की सरकारी जो नरनामे के मुताबिक कीमत है वो 360 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि 400 और 450 तक बेचा जा रहा है। लहसुन, जो देसी लहसुन है, वो 190 रुपये मुकर्रर किया गया है, जो कि 200 से 250 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च 190 रुपये फ़ी किलो, 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 60 से 80 रुपये तक की
किलो बेची जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत भी 50 है, लेकिन वो भी 70 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज़ मिर्च और दीगर जो सारी सब्जियां हैं वो सरकारी नस्लनामे के मुताबिक नहीं बेची जा रही। इसी तरह अगर फलों की बात करें तो दर्जा अव्वल का जो सेब है उसकी कीमत 280 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 300 से 350 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अमरूद 120 की बजाय 220 तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल का जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 230 रुपये फ़ी दर्जन है, लेकिन वो भी 250 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जा रहा है। इसी तरह पपीता, खजूर और दीगर दूसरे फल हैं वो भी सरकारी नरखनामे से ऊपर जो कि कीमत बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं, जबकि शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिस लें और इन प्राइस ये जो कीमतें हैं फलों और सब्जियों की उस पर कंट्रोल किया जाए। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने क्योंकि हर बंदे में एक स्पेशल चीज़ रखी है, एक खासियत रखी है, और अपनी आवाज़ की वजह से वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवा भी रहे हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये जो स्पेशल तोहफ़ा उन्हें दिया गया है उस पर उनका क्या कहना है। और नो डाउट हर इंसान के लिए एक दौड़ है, ज़िंदगी में मेहनत है। हमारे आज के मेहमान भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आवाज़ का जादू भी जगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की स्टोरी भी हम उनसे सुनेंगे। अल्लाह रखा साहब जो कि गुलकार हैं और बहुत ही मेहनत भी करते हैं जी, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर चला रहे हैं। सो उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुसी खानू खान कहना भूल गए जी। हाँ, खानू खान के नाम से ये पहचाने जाते हैं। हाँ जी। तो खानू खान किसने आपका नाम रखा जी? खानू खान सब तो पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और मैं तुहाडे चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करना और तुहाडी पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया पुत्र अदा करना, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल देसी जिहा बंदा ना, तो गल हैगी है काका कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त रखा। बेशक बेशक। और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करना जिहड़े इन्ने लोग मैनू प्यार कर रहे हैं, और हिंदुस्तान भी इन्ना मैनू इन्ने आंदे ने जिहड़े मोबाइल के उत्ते मैनू कमेंट्स नहीं आता, जो भी मसन आता है तो बड़े लोग प्यार करते हैं। और उन्होंने बच्चों भी मैं बड़ी बड़ी दुआ करना उन्होंने से अल्लाह पाक उन्होंने बीबियां उन्होंने बच्चों मालक की ज़ात तंदुरुस्ती देवे और पूरे पाकिस्तान ते अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। गल बच्चे हैगी है कि जदों कोई यह पूछता ना कि तुसी किस तरह शुरू होए, और मेरा पूरा वजूद वाइब्रेशन करता। गल पुत्र कोई सिंगर नहीं हुंदा, सही कहे, कोई कुछ नहीं हुंदा। तो दसो मैनू अपने ते किसी चीज़ ते कोई मान है? बिल्कुल नहीं बेटा, मैनू तो इन्ना भी नहीं पता कि मैं उतों तक भी टुर के जा सकना। बेशक बेशक। और अल्लाह बख्शे मेरी वालदा नू, मैनू बार बार उन्हों की याद आती है। और बंदा दुनिया तो टुर भी जाए ना तो माँ बाप उन्होंने सीने पहले जाते ही माँ ही लाती। मेरा पुत्र आ गया, अल्लाह ताला ने कैसा अजीम रिश्ता बना दिता है कि इस रिश्ते वर्गा बेलौस रिश्ता कोई नहीं। अगर बीवी नू भी पैसे देवोगे तो उसकी तबीयत बड़ी सही रही है। जिथे तुसी एवं चोरी भावें खाली कागज़ ही लगा लो ना तो बीवी का चेहरा बदल जाता, वह चेहरे का जाविया बदल जाता है। मैं तो बिल्कुल सीधी गल करना। अजे मेरे घर दे कहणगे कि इहो जिहियां गल्लां टीवी ते नहीं कही, ये कहणियां चाहिदियां ने। और जेड़ियां हकीकत है गल जिहड़ी पुत्र हकीकत कदी नहीं, हर घर की ये कहानी है। देखो तुसी बनावटी फुल दे उत्ते रख दिओ टेबल ते ते उहदे च कदी खुशबू नहीं आएगी, नहीं आएगी। बेशक जदों आएगी अल्लाह दी कुदरत नाल जेड़े बने ने ना उन्हां चों ही आएगी। ते इसे तरह ही मां दी मैं गल कर रहा सा कि ये खानू खान नाम मां ने रखा जी। मेरा बचपन च नाम बबलू खान सी। अच्छा। ते ओह फिर जदों नाम चेंज हुंदा, इस दौर किसी दौर च मेरा नाम बड़े ना चेंज हुए। जो अकरम राई साहब नूं जेल हुई ना, यदि बैग तो फिर मैं केसड़ कीते। ऐसे प्रोग्राम चलते गए, मैनू कंपनियां ने बेशुमार कंपनियां ने फड़ लिया। मैं बड़िया नूं डबिंग करना सा, ऐ जी तुसी अताओ लड़, मैं जी ठीक हो गया। मैं गरीब सा, मैं मेहनत मजदूरी रंग दा मैं शुरू तो काम करना सा। लेकिन अल्लाह बख्शे मेरी वालदा नूं कहंदे हुंदे सन पुत्र, मैं कहना माँ जी ए वेखो अकरम राई गांदा है,
ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖਾਨ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਰਾਤ ਦਾ ਪੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। मैं क्या इस काम नु ते मैं उड़ीकना सा, मैं लोगों को सुनना सा। नहीं बेशक ये आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं, तो गाना गाना कैसे शुरू किया, कि कौन आपकी किसको आप पसंद बहुत करते थे और उस जैसा बनने की कोशिश करते थे? हाँ जी, मैं सब तो पहले मैडम नूर जहां साहब नूं अल्लाह ताला उन्हां दा करोड़ां करोड़ां जनता च घर करे, उन्हां नूं पहले गाया। तो फिर जदों मैं 6 साल की उम्र च मैं स्टेज ते खलोता, तो उस तो बाद मैं रेडियो ते गया वां। रेडियो ते गया तो मैनू 140 रुपए मिले ने। अच्छा, हाँ जी, मैं पहली दफा गाया। हाँ जी पुत्र, एक जमाना दौर बीत गया, तो हुण देख लो मेरे वाल वाइट होना शुरू हो गए ने। उंज मेरा जिस्म पतला है, लेकिन उम्र हुण 43-46 साल हो गई है। तो फिर जो फिर मैं टीवी ते गया, प्रोड्यूसर आगा जुल्फकार साहब, फिर मैं लीलाम घर च आया। फिर एक मेला प्रोग्राम लगता होंदा सी, दिलदार भट्टी प्रोफैसर साहब। अच्छा। हाँ जी, जो मैं उन्होंने को गया, उन्होंने मेरा मत्था चुमिया, तो मैं परफॉर्मेंस बाबा नुसरत तो की शुरू। उदों मैनू 350 के 300 रुपये मिले, तो वो मैनू कह लगे जी सानू मिठाई खवाओ जी। तो फिर मेरे को तो कोई कख भी नहीं सी, मैं तो घरों पैदल आया सा। तो फिर मैं म्यूजिशनां नूं 300 रुपया देईता, तो घर दे कहंदे ने कुछ लिआंदा ही। तो मैं क्या अज तो अल्लाह ताला ने वो मेरा प्रोग्राम कराया कि जिहड़ा मैं सोच नहीं सकता। तो वो म्यूजिशनां भी रख लिया, उन्होंने मिठाई मुठाई दी। तो फिर मैं 12 साल की उम्र च पहला वालीअम किया कि जो बच्चे की उम्र यो ही होंदी है, शरारतां कर लो, एक दूजे नाल बदतमीजी कर लो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब लाहौरियों को सुना दे कुछ, कोई बहुत ही जबरदस्त था गाना। हाँ जी, खान साहब का एक सॉन्ग है, काग उड़ावा शगन मनावा। जरूर। बाबा नुसरत वर्गा ना को आया ते ना को आना, नो डाउट। तो उन्होंने गा के मैं बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने मैनू इज्जत दी है। ते अज अपनी नाज़रीन नूं मैं वही चीज़ जरूर जरूर। कागू डावा शगन मनावा वगदी वादे करने पावा, तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिक्र कराते हसा माया किधरे न पैंदियां दसा, वे परदेसिया तेरियां किधरे न पैंदियां दसा। हो दर्द न दसा रुलदी जावा, राज न खोना मरदी जावा, किस दरिया गए चोरी लावा, किस नू दिलदार सुनावा, तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे न पैंदियां दसा, वे परदेसिया तेरियां। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। सीखते रहे साथ साथ कहीं से कि ये अपना ही आपका टैलेंट था, खुद ही गा गा के इसमें निखार लेके आते रहे? पुत्र गरीब आदमी नूं शिगिर्द भी कोई नहीं करता। अज मैं SM सादक की काफ़ी अरसा गड्डी चलाई है, तो एक तनख्वाह भी नहीं उन्होंने को ली। दुनिया च ना है शायर SM सादक साहब जिन्हें लिखी दम मस्त कलंदर, आ जा तेनू अखियां उडीक दियां, किसी का यार ना विछड़े, मैनू सोचा दे गया सुगाता, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और ये बेटे नू विकी नू ते साबी नू मैं ना स्कूल लैके जाना सा। ते फिर उस तो बाद फिर मैं
ਅਦਰੀਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਜੀ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਗਸ ਐਜ਼ ਏ ਬਹੁਤ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ स्टेज अदाकारा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और मैं सारी सारी रात उन्होंने वालद साहब नू दबाना अदरीस भट्टी साहब नू, और बहुत गुड आदमी अदरीस भट्टी, उन्होंने भी मेरे वालीम किए ने, मेरे अखलाक की वजह ना या मेरी खिदमत करने की वजह ना मैं सुबह नू फिर अंदर क्लीन साफ करना सा। अच्छा। हाँ जी, रात नू बर्तन धोने, और मैं अपनी नाजरी नू अज दसदा चला, कोई गल लकावांगा नहीं किसी कोलों भी। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੋਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ SM ਸਾਦਕ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝਾੜ ਚੜਈਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਭੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ कि मैं पूरे पाकिस्तान में दसन लगा, बाहर के मुल्कों में भी, खुदा का वास्ता जे बेशुमार लोग कहते हैं खानू खान को करोड़ा रुपया आ गया, ए पुत्र सब झूठ है। ए मैं देखो मेरे को टुटी मोटरसाइकिल है, ठीक है, और ए लोग झूठ बोलते हैं कि ये को गार्ड आ गए ने, ये को गड्डियां आ गई ने, ये को करोड़ा रुपया आ गया। और भाई वो खुदा का वास्ता जे मेरे को करोड़ा रुपया ही होवे तो फिर मैं अपनी गड्डी ते ना आवां। सही बात। फिर मैनू रक्शे कराने की की जरूरत है। मैं कहना या अल्लाह मैनू वो गड्डियां दई कि जिदे च मैनू कोई मुसाफिर बिठाने की तौफीक दई, ते जिदे च मैनू सुख की जिंदगी दई। मैनू वो गड्डियां नहीं चाहिए जेडे लोग मेरे मगर चढ़ जान। सही। मैं अपने बच्चों का भी कुछ करा, अल्लाह की जात नहीं करना, लेकिन गल है झूठ है जेडे लोग। अच्छा, आगे क्या सिंगिंग करना चाहते हैं, इसी तरह से जारी रखेंगे काम? पुत्र गल है लोग शादी तो बाद छड़ देंगे ने। देखो बच्चे हो गए ना, बच्चे हो गए, बीवी हो गई। अमोमन खान साहबा ना कुछ कई बीवियां फिर बड़ियां सुलझियां, ते अमोमन खान साहबा फिर कई बुढ़ियां नहीं फोकस कर दियां मौसीकी नू। और मैं खान साहब की ऐसी ऐसी गज़ल कही है, बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैं वारिस शाह हीर पढ़ी। हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो मैं चाहूंगी जाते जाते कुछ सुना दे। हाँ जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गज़ल है, जरूर। सावन की भीगी रातों। जरूर जरूर। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादां तेरियां दियां ने, मैनू यादां तेरियां दियां ने, मैनू यादां हो। सावन की भीगी रातों में कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे खत लिखोगे, मैं घुट घुट कर जाने दूंगी, फिर तुम किसको जाने कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले ने, मैनू यादां तेरियां दियां ने, मैनू यादां तेरियां दियां ने, मैनू